हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर जो हमारा 38 है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने स्टडी किया था ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर जो पार्टीज है उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वह अपने पार्ट को परफॉर्म करे। ठीक है, तो वहां पर जो प्रोमिसी था, प्रोमिसी, ठीक है, प्रोमिसी को प्रोमिसर क्या कर रहा था? ऑफर टू परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, यानी जो प्रोमिसर है वह प्रोमिसी को बोल रहा था कि क्या मैं अपना जो पार्ट है वह परफॉर्म कर दूं, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस कर दूं। ठीक है, ताकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह कंप्लीट हो जाए। अगर यहाँ पर जो प्रोमिसर है वह अपना पार्ट परफॉर्म कर देता है तो प्रोमिसी की लायबिलिटी बनती है कि वह जो है अपना पार्ट परफॉर्म करे। ठीक है, यानी इसकी अगर ड्यूटी बनती है कि यह प्रोमिसर है जो प्रोमिसी को गुड्स डिलीवर करे, तो प्रोमिसी की ड्यूटी बनती है कि वह जो गुड्स डिलीवर करी है उसके एवज में जितने भी मनी बनती है, यानी जितने भी उसका पैसा बनता है वह प्रोमिसर को दे। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन नंबर 38, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कल तो हमने स्टडी किया था कि जहां पर जो प्रोमिसर है वह क्या कर रहा था? ऑफर टू परफॉर्म, यानी प्रोमिसी को ऑफर कर रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जो प्रोमिसर परफॉर्म करने के लिए ऑफर टू परफॉर्म करता है, अगर वहां पर जो प्रोमिसी है वह रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, यानी कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पर जहां पर प्रोमिसर प्रोमिसी को बोलता है कि क्या मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्म कर दूं, और प्रोमिसी क्या करते उसे रिफ्यूज करते। ठीक है, मना करते उसके लिए परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 38 की डेफिनेशन में रिफ्यूजल की बात की गई है कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर देगा प्रोमिसी, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। वहां पर कोई भी क्या लाइबिलिटी अराइज होगी कि जो प्रोमिसर है उसने परफॉर्मेंस नहीं की है कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर जो प्रोमिसर है उसका क्या राइट खत्म हो जाएगा अगर जो प्रोमिसी है वह रिफ्यूज कर देगा परफॉर्मेंस लेने से। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, वेयर जहां पर जो प्रोमिसर है वह क्या करता है? परफॉर्मेंस के लिए ऑफर करता है किसको? प्रोमिसी को। ठीक है, तो यहां पर एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और वहां पर जो प्रोमिसी है उस ऑफर को क्या है? एक्सेप्ट ना करे, यानी रिफ्यूज कर दे। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर होगा उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी और वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, जिसकी वह परफॉर्मेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो प्रोमिसी ने इसको रिफ्यूज कर दिया है। ठीक है, रिफ्यूज किसी भी कारण से किया हो वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर जो प्रोमिसी है वह रिफ्यूज कर देता है, अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर प्रोमिसी है वह रिफ्यूज कर देता है तो क्या जो प्रोमिसर है उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है? ठीक है, क्या वह अगर नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसकी कोई ड्यूटी बनेगी, या फिर वह जो प्रोमिसर है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रोमिस है हमारा यह क्लेम कर सकेगा कि आपने मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बना था उसकी परफॉर्मेंस नहीं की। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया गया है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। नॉर ही डज देयर बाय लॉस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर होगा उसका राइट भी खत्म नहीं होगा जब वह नॉन परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो। ठीक है, यानी कि अपना पार्ट वह परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और प्रोमिसी है वह क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पर तो प्रोमिसर की तो कोई भी गलती नहीं है, वह तो बोल ही रहा है कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा हूं, तो आप एक्सेप्टेंस दीजिए ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, कि मैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूर्ण हो सके, मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर दूंगा, आप अपना पार्ट परफॉर्म कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज हो गया, और रिफ्यूजल की ही डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 38 के अंदर। और रिफ्यूजल होने पर ना तो प्रोमिसर की कोई भी लाइबिलिटी अराइज होगी और ना ही उसका राइट खत्म होगा। ठीक है,
और अब बात करते हैं हम, जो इसके अंदर फ्लोइंग कंडीशंस दी गई है जो वह फुलफिल होनी चाहिए। अगर वह फुलफिल नहीं होती है तब क्या होगा, और जो कंडीशंस लगाई गई है कौन कौन सी कंडीशंस है, किस तरह की कंडीशंस है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जो ऑफर देगा कौन देगा, प्रोमिसर। प्रोमिसर ऑफर किसको देगा, ऑफर टू परफॉर्मेंस किसके लिए करेगा, प्रोमिसी के लिए। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है वह तो दो पार्टीज के बीच में ही बना है ना, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ठीक है, प्रोमिसर और प्रोमिसी की मैंने आपको सेक्शन नंबर 37 के अंदर डेफिनेशन बताई थी कि प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको सब्सक्राइब करने पर हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो अब चलिए टॉपिक में बात करते हैं। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जो हमारे ऑफर है, कोई भी ऑफर है, ठीक है, यानी प्रोमिसर ऑफर देता है किसको, प्रोमिसी को, कि मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पर जो परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर दिया गया है तो वहां पर जो फ्लोइंग कंडीशंस है ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो हमारा ऑफर होगा, ऑफर टू परफॉर्मेंस, ठीक है, तो वह क्या होना चाहिए, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए हमारा, अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए, किसके द्वारा, प्रोमिसर के द्वारा। यानी प्रोमिसर कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगा। प्रोमिसर यह नहीं बोल सकता है कि मैं जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करूंगा वह मान लीजिए 100 बैग के लिए है, 100 कोई भी राइस बैग के लिए है, राइस के बैग की इसको क्या करनी है, डिलीवरी करनी है, किसको, प्रोमिसी को। तो यह जो प्रोमिसर है अगर यह बोलता है कि मैं 50 बैग, मतलब 15, 5, 20 को डिलीवर करूंगा, ठीक है, और 50 बैग ऑफ राइस डिलीवर, डिलीवर कब, 18, 5, 20, ठीक है, 18, 5, 20 को डिलीवर करूंगा। तो यहाँ पर इसने प्रोमिसर ने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि मैं आफ्टर 3 डेज है जो 50 बैग है वह डिलीवर करूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट क्या है, सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है कि यह अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो प्रोमिसर है वह कंडीशन नहीं लगा सकता, उसको एक ही डे के अंदर जो परफॉर्मेंस है वह करनी पड़ेगी, किसी भी तरह की वह कंडीशन नहीं लगा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड हमारा कंडीशन है, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person may by whom it is made able and willing there and then to the goal of what he is bound by his promise to do। यानी कि यहाँ पर यह बोलता है कि जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस आप कब करोगे, रीजनेबल टाइम पर, रीजनेबल प्लेस पर, ठीक है, और एसरटेनिंग होना चाहिए। और जो वह किसके लिए बनाया जा रहा है, प्रोमिसी के लिए जो ऑफर बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, प्रोमिसी के, प्रोमिसर के द्वारा जो ऑफर बनाया जा रहा है उसके अंदर जो वह बाउंड है, कौन बाउंड है, प्रोमिसर, उसको परफॉर्म करने के लिए। तो दोनों ही बाउंड है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। प्रॉपर प्लेस पर क्या है, उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस टाइम, ये चीजें क्यों दी गई है। मान लीजिए प्रोमिसी है हमारा, प्रोमिसी को गुड्स की नीड है, यानी इसने ए और बी दो पार्टी है, यानी बी के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बी वह क्या करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा, कब करेगा, 15/5 को, 15/5/20 को गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट थी उस डे पे, इसको आगे सप्लाई करनी थी। अब यह बी है, इसको 15/5
फिक्स डेट पर, इसी डेट पर गुड्स डिलीवर करेगा। कहां पर डिलीवर करेगा? इसके गोडाउन में। ठीक है, तो यह प्रॉपर टाइम और प्लेस के ऊपर इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह ए है, ठीक है, बी बी को बोलता है कि आप इस दिन जो मेरे 15/5/20 को डिलीवरी कर दो, लेकिन बी क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं तो 15/5/20 को डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, आप या तो पहले करवा लीजिए या उसके बाद में करवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि यार बी है जो कंडीशन नहीं लगा सकता। अब बात करते हैं जो थर्ड हमारी कंडीशन है, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, द प्रोमिसी must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is thing which the promiser is bound by his promise to deliver। यानी कि अब क्या बोल दिया गया है, अब साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो आपने कभी ना कभी किसी ग्रोसरी की दुकान पे से कोई सामान खरीदा होगा। सामान खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि 10 आइटम खरीदी है, तो वह चेक करता है कि 10 की 10 आइटम आपके बैग में आ गई है या नहीं आई है, और उनका प्राइस चेक करता है कि सबका प्राइस है जो लग गया है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका अब यहाँ पर क्या है, आप हो, कौन हो आप हो प्रोमिसी। ठीक है, और वह जो सेलर है वह कौन है, प्रोमिसर। ठीक है, तो अब उसने आपको सामान दे दिया उसी टाइम पर, उसी समय पर। ठीक है, तो अब वहां पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और जो मेजरमेंट है किसी भी चीज का वह चेक करो, और जो आपका अमाउंट है उसे चेक करो। जो ठीक है, जो आपको आपने जो गुड्स जो परचेज की है उनकी क्या करोगे आप, क्वालिटी क्वांटिटी चेक करोगे, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई जो इसने मुझे चीज दी है और मैंने जो चीज खरीदनी थी वह यही चीज है या नहीं है। तो जो सेक्शन नंबर 38 का जो क्लोज 3 है, ये वाला जो हमारी कंडीशंस का, उसके अंदर यही बोला गया है कि जो प्रोमिसी के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वह क्या कर सके, जो क्वालिटी क्वांटिटी या फिर जो मेजरमेंट है वह प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है, और रीजनेबल टाइम के अंदर ही होना चाहिए। रीजनेबल टाइम के अंदर कैसे होना चाहिए, मान लीजिए ये नहीं है कि आपका जो प्रोमिसर है वह रात को 12 बजे, रात को 12 बजे आके क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है गुड्स की। क्या उस टाइम आप उठ के जाओगे? ठीक है, वहां पर देखोगे कि कितना सामान आया है, कितनी इसकी क्वांटिटी है, जो मैंने क्वालिटी बोला था वही क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोमिसर है वह बाउंड होता है कि वह रीजनेबल टाइम के ऊपर और रीजनेबल प्लेस के ऊपर, और जो क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है, जो मैंने उस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में निर्धारित हुई थी वही क्वालिटी क्वांटिटी वह लेके आया है या नहीं लेके आया है। ठीक है, तो इसकी यह लाइबिलिटी बनती है। तो यह कंडीशन नहीं लगा सकता है कि मैंने तो वह क्वालिटी बोला था, आपने वह क्वालिटी बोला था। ठीक है, तो वहां पर बाद में फर्क आ जाएगा और वहां पर चांसेस रहेंगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके वॉइड होने के। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर, अगर जो प्रोमिसी है वह मोर देन वन हो, यानी एक से ज्यादा अगर प्रोमिसी है, तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा रिफ्यूजल का। मान लीजिए अब ए बी सी डी, ए प्रोमिसर है। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोमिसी, ये सारे प्रोमिसी है और ये क्या है, प्रोमिसर। प्रोमिसर क्या बोलता है, किसको, बी को कॉल करके ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए पूछता है। ठीक है, तो यहां पर इसने ए ने क्या कर दिया, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बी से पूछा, बी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, अब मना करने के बाद अब जो प्रोमिसर है उसको डेट डिलीवरी करनी थी 15/5/20 को। इसने क्या है, प्रोमिसर ने इस डेट पर क्या है, डिलीवरी नहीं की जो गुड्स थी। ठीक है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी परफॉर्मेंस नहीं की प्रोमिसर ने, क्योंकि यहाँ पर बी ने रिफ्यूज कर दिया था। तो यहाँ पर प्रोमिसर की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी कि वह जाकर सी और डी को बताए कि जो बी है उसने रिफ्यूज कर दिया है, या फिर इनको सी और डी को जाकर पूछे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इनको दे कि क्या मैं जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको परफॉर्म करूं।
ठीक है, तो यहाँ पर यही मान लिया जाएगा कि अगर बी ने मना कर दिया तो सी और डी ने भी मना कर दिया। सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं अगर कोई एक पार्टी मना कर देती है, ठीक है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइन दी गई है बेयर एक्ट के अंदर, एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऐसा ही मान लिया जाएगा कि सब के सब ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर जो ए है हमारा प्रोमिसर है, उसकी कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी नॉन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और वहां पर उसके सेम राइट रहेंगे, जो है उसका कोई भी राइट लॉस नहीं होगा जो हमारा प्रोमिसर है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं हम जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 38 के अंदर जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल के आते हैं उन्हें देखेंगे अब। ठीक है, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा सेक्शन नंबर 38 के अंदर, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर क्या हो जाए, कोई भी व्यक्ति रिफ्यूज कर दे किसको, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को, एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यह आ सकता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारे, प्रोमिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या जो हमारा प्रोमिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ठीक है, कि भाई उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ऑप्शन जो बी है हमारा, नोर डज ही देयर बाय लॉस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्या उसका जो राइट है वह खत्म हो जाएगा कि उसने जो परफॉर्मेंस नहीं किया था इसकी वजह से जो प्रोमिसर है उसका राइट खत्म कर दिया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रोमिसी है उसने रिफ्यूज कर दिया था, तब की बात कर रहे हैं हम, ये प्रोमिसी के रिफ्यूज करने के बाद। ठीक है, क्लोज जो हमारा सी है ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। क्या ए और बी दोनों ही सत्य है। ठीक है, एंड डी ए फॉल्स बट बी इज ट्रू। क्या ए सही होगा, यानी ए ऑप्शन ये, प्रोमिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 38। यानी कि सेक्शन नंबर 38 के अंदर बोला गया है प्रोमिसर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, तो यह हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड आंसर था, नोर डज ही देयर बाय लॉस इज राइट। तो क्या वह अपना राइट खो देगा, कौन, प्रोमिसर, तो वहां पर उसका जो राइट है वह भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो क्वेश्चन के अंदर बात की है वह क्या है, और इसके अंदर जो ऑप्शन है वह कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन ये है यहाँ से यहाँ तक, और जो सॉरी सेकंड ऑप्शन ये है यहाँ से यहाँ तक, और जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये है कि द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, व्हाट इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या इफेक्ट पड़ेगा जब कोई भी प्रोमिसी है वह क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडर सेक्शन 38 सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जो सेक्शन नंबर 38 है उसके अंदर क्या कंडीशंस की बात की गई है, तो ये कंडीशंस भी आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई देते हैं ना हमें एमसीक्यू के अंदर, वो ऐसे ही होते हैं कि उसके अंदर एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। सेक्शन नंबर 38 सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, तो उसके अंदर पूछ लेगा कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस है वह फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, इट मस्ट बी कंडीशनल, इसको अनकंडीशनल को क्या कर देगा, कंडीशनल कर देगा। ठीक है, तो क्या यह राइट आंसर होगा, नहीं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह राइट आंसर नहीं है, उसके आगे पहले ही क्रॉस लगा देना है जिससे आपका क्लियर हो जाए कि भैया ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। क्या यह प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के ऊपर होना अनिवार्य है, यानी ठीक है कि वह अनकंडीशनल तो होना ही चाहिए। ठीक है, और यह प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के ऊपर इसे परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा आता है, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, द प्रोमिसी मस्ट हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज थिंग व्हिच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। यानी कि यहाँ पर क्या प्रोमिसी जो है वह उसके रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है, यानी उसका क्या बनता है, राइट बनता है कि वह जो क्वालिटी क्वांटिटी और या फिर जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसको चेक करे और उसके जहां पर उसने बोला है वहीं पर उसका जो सामान है उसको डिलीवर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोमिस है हमारा चेक कर सकता है। तो ये चीजें आपको अगर याद होंगी तो
क्वेश्चन है जो आपका इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा और आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 MCQ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इसके अंदर एक दी गई है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बी एट ए वॉर हाउस ऑन द 1 मार्च 1873। तो हम इसे समझते हैं ऐसे, ऐसे समझेंगे इसे, यानी ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कब होनी है, यहाँ पर परफॉर्मेंस होनी है 1 मार्च को 1873। ठीक है, कहां पर, बी के वॉर हाउस पर। ठीक है, 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, किस चीज की, 100 बेल्स ऑफ कॉटन पर्टिकुलर क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी भी क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है कि भाई वही क्वालिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिटी मेंशन कर दिया गया, डेट मेंशन कर दिया गया है, और जो इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, डेट और प्लेस, चारों चीजें मेंशन कर दी गई है। एक इलस्ट्रेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा सेक्शन है वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक an offer of performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B as warehouse। तो A की क्या लाइबिलिटी बनेगी कि वह कहां पर कॉटन है जो उसको लेके जाए वॉर हाउस पे, B के जो गोडाउन है वहां पर उसको लेके जाए। On the appointed day, under such circumstances that B may have a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is cotton of the quality कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड दैट देयर आर 100 बेल्स। ठीक है, तो यानी कि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह उसी डे को लेके जाए, 1 मार्च 1873 को लेके जाए, 100 बेल्स होनी चाहिए। ठीक है, जो पर्टिकुलर क्वालिटी है वही होनी चाहिए, और यहाँ पर जो बी है वह चेक कर सकता है सभी चीजें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, कि भाई मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, हाँ कि तूने 100 बेल्स लेके दिए, वही क्वालिटी है, वही क्वांटिटी है। ठीक है, तो वहां पर जो बी है उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है कि वह क्या है, चीजों को चेक कर सके। ठीक है, यानी जो उसका सामान आया उसको प्रॉपर तरीके से देख सके। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी टॉपिक था हमारा, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि आप भी डेली रूटीन लाइफ में कोई काफी सामान खरीदते हो कहीं से, तो चेक करके लेके आते हो कि भैया ये आइटम आ गई है या नहीं आ गई है, तो इसकी क्वालिटी वही है क्या, सेम की सेम या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।